नमस्कार दोस्तों, एनालिटिक्स में आपका स्वागत है। आज हम करने वाले हैं एडवर्टाइजमेंट नंबर 217 का जो पार्ट वन मैं कर चुका हूं, और इसका जो बाद जो है क्वेश्चन नंबर 25 से लेकर के 50 तक जो है पार्ट टू ये है, तो वो आज हम डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करने से पहले एक क्वेश्चन है, इन ए ग्रेजुअली वैरिड फ्लो स्लोप्स, ठीक है, इन ए ग्रेजुअली वैरिड फ्लो स्लोप्स ऑफ ऑप्शन है एनर्जी ग्रेड लाइन इक्वल्स टू हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन इक्वल्स टू बॉटम ऑफ द चैनल। एनर्जी ग्रेड लाइन इक्वल्स टू हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन नॉट इक्वल्स टू बॉटम ऑफ द चैनल। हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन इक्वल्स टू बॉटम ऑफ चैनल नॉट इक्वल्स टू एनर्जी ग्रेड लाइन। एनर्जी चैनल एनर्जी ग्रेड लाइन नॉट इक्वल्स टू हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन एंड नॉट इक्वल्स टू बॉटम ऑफ द चैनल। ठीक है, तो इस चारों में से कौन सा इसके बारे में, ग्रेजुअली वैरिड फ्लो के बारे में कौन सा ऑप्शन सही है, इसका जो आंसर होगा आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। इसका जो आंसर मिलेगा ये मिलेगा वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 26 है, चैम्बर मेड ऑफ कंक्रीट फाइबर ग्लास पीवीसी और प्लास्टिक थ्रू विच द डोमेस्टिक वेस्ट वाटर सीवेज फ्लोज फॉर प्राइमरी ट्रीटमेंट इज कॉल्ड। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, चैम्बर मेड ऑफ किससे का है, कंक्रीट का है, एंड फाइबर ग्लास पीवीसी है, और या फिर प्लास्टिक थ्रू द डोमेस्टिक वेस्ट वाटर। ठीक है, डोमेस्टिक वेस्ट वाटर जिसमें जिसके थ्रू जो फ्लो करता है सीवेज फ्लो फॉर द प्राइमरी ट्रीटमेंट, जो प्राइमरी ट्रीटमेंट के लिए होता है वो क्या कहलाता है, सेप्टिक टैंक होता है। ठीक है, तो सेप्टिक टैंक के थ्रू जो होता है ये सब प्रोसेस, जो डोमेस्टिक जो वेस्ट वाटर होता है वो फ्लो होता है, और इसे प्राइमरी ट्रीटमेंट भी बोला जाता है डोमेस्टिक वेस्ट वाटर के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27 है, सेप्टिक टैंक इज यूजली कंसिस्ट ऑफ ब्रिक वाल इन सीमेंट नॉट लेस देन। ठीक है, तो मीन्स कि जो सेप्टिक टैंक में जो वाल बनेगा, ठीक है, ये जो वाल बनेगा जिसका थिकनेस पूछ रहा है कि ये थिकनेस जो बनेगा वाल का ये कितना रहेगा। ठीक है, कंसिस्ट ऑफ ब्रिक वाल अगर रहेगा तो इस केस में कितना रहता है, तो इस केस में जो थिकनेस रहता है 200 mm होता है मिनिमम। ठीक है, अगर ब्रिक वाल है तो 200 रहेगा मिनिमम, जो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा 20 सेंटीमीटर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो ये देख लीजिए यहाँ पे जो है ऑप्शन में इसका जो एक्सप्लेनेशन है सेफ्टी टैंक का, इसका जो आई एस कोड होता है 2470 होता है, पार्ट वन 1985 का ही है। ठीक है, उसका जो डेटा है मिनिमम बिट जो हो जाएगा सेफ्टी टैंक का ये रहता है 750 mm होता है, और इसका जो डेप्थ हो जाएगा मिनिमम वो हो जाएगा 1 मीटर बिलो वाटर लेवल। ठीक है, जो लेंथ हो जाएगा, लेंथ और बिट, जो लेंथ और बिट का जो रेशियो होगा वो हो जाएगा 2 to 4 टाइम्स होता है। ठीक है, मीन्स कि अगर लेंथ ऑफ रेक्टेंगल टैंक करेंगे, ये इसका रेक्टेंगुलर टैंक का, तो हो जाएगा 2 to 4 टाइम्स ऑफ विड्थ। एंड मिनिमम लिक्विड कैपेसिटी जो होना चाहिए सेफ्टी टैंक का वो होता है 1000 लीटर का होता है। फोर सर्कुलर टैंक अगर है तो 1.35 मीटर इसका मिनिमम डायर रहेगा। डिटेंशन टाइम जो इसका 24 to 48 आवर का होता है सेफ्टी टैंक का डिटेंशन टाइम। डिटेंशन टाइम भी काफ़ी पूछता है क्वेश्चन में, ये सेफ्टी टैंक का हो, इमॉफ टैंक का हो, ग्रिड चैम्बर का हो, तो इसको ये जो डेटा है इसे याद रखना है। फ्री बोर्ड जो होता है, मीन्स कि फ्री बोर्ड क्या हो जाएगा, जो टॉप है, ठीक है, टॉप से लेकर के इसके बाद जो एक्स्ट्रा जो दिया जाता है ये हो जाएगा फ्री बोर्ड, तो उसका जो होगा हाइट होगा वो मिनिमम हो जाएगा 300 mm हो जाएगा। एंड वॉल थिकनेस, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, वॉल थिकनेस पूछ रहा है, इफ ब्रिक मैशनरी अगर है तो मिनिमम थिकनेस 200 mm है, अगर स्टोन मैशनरी होगा तो ये हो जाएगा 370 mm हो जाएगा। ठीक है, जो प्लास्टर का इसमें थिकनेस होता है मिनिमम होता है वो 12 mm होता है, एंड सीमेंट मोटार जो है मिनिमम 1:3 हो जाएगा। तो ये डेटा इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा है ये पूछता है लेंथ ऑफ रेक्टेंगल टैंक पूछता है, डिटेंशन टाइम पूछता है, और ये वॉल थिकनेस पूछता है, या कभी कभी ये पूछ जाता है मिनिमम डेप्थ और मिनिमम बिट्स का जो इसका होता है वो पूछता है। ये होता है इसका सेपरेट टैंक का मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर टैंक पूछता है, या उसके बारे में रेशियो पूछ लेता है लेंथ बाय बिट्स का, या फिर ये पूछता है डिटेंशन टाइम एंड वॉल थिकनेस पूछता है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, मीन्स की इक्वल्स टू ये हो जाएगा 200। ठीक है, हो जाएगा ये 200 mm। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 है ये। क्वेश्चन नंबर 28 जो है, द बीओडी आफ्टर द फिल्ट्रेशन ऑफ सीवेज फ्रॉम द लो रेट ट्रिकलिंग फिल्टर। ठीक है, पूछ रहा है बीओडी जो होगा आफ्टर अगर फिल्ट्रेशन लो रेट ट्रिकलिंग फिल्टर का यूज करके जो हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे, इसके बाद जो बीओडी का जो इफ्लुएंट आता है, तो बीओडी इफ्लुएंट उसमें कितना रहेगा। ठीक है, आफ्टर फिल्ट्रेशन ऑफ सीवेज फ्रॉम द लो रेट ट्रिकलिंग फिल्टर कितना होता है जो बीओडी है। ठीक है, तो ये जो था बेल ऑपरेटेड लोअर ट्रिकलिंग फिल्टर इन कॉम्बिनेशन विथ सेकेंडरी सेटलिंग टैंक में रिमूव 75 to 90% बीओडी एंड प्रोड्यूस हाईली नाइट्रिफाइड एंड स्टेबलाइज इफ्लुएंट। ये पॉइंट है। ठीक है, कि ये तो रिमूव कर देता है कितना 70 to 90% करता है,
एंड इसमें जो इफ्लुएंट आता है वो हाईली नाइट्रिफाइड होता है और स्टेबलाइज इफ्लुएंट होता है। इट इज सुटेबल फॉर ट्रीटमेंट ऑफ लो टू मीडियम स्ट्रेंथ डोमेस्टिक वाटर। ठीक है, ये किसके लिए सुटेबल होता है? लो टू मीडियम स्ट्रेंथ डोमेस्टिक वेस्ट वाटर। तो जो क्वेश्चन पूछ रहा है लो रेट ट्रिकलिंग फिल्टर के पूछ रहा है कि बीओडी आफ्टर फिल्ट्रेशन ऑफ सीवेज फ्रॉम द लो रेट ट्रिकलिंग फिल्टर जो होता है वो कितना होता है? 75 टू 90% का रेंज है। इसमें जो रेंज है वो है ऑप्शन बी जो है 80 टू 90% का है। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नीचे फिर क्या है इसका एक्सप्लेनेशन में, हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर, इसमें क्या है सिंगल स्टेज हो और टू स्टेज आर रिकमेंडेड फॉर मीडियम टू रिलेटिवली हाई स्ट्रेंथ डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर। द बीओडी रिमूवल इफिशियंसी इज 75 टू, दोनों के केस में क्या है 75 टू 90%, बट द इफ्लुएंट जो इसमें चेंजेस आता है, इसका जो इफ्लुएंट होता है ओनली पार्शियली नाइट्रिफाइड एंड लेस स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू लोअर ट्रिंक फिल्टर। देखें यहाँ पर तो इसमें जो आ रहा है इफ्लुएंट जो आ रहा है ये हाईली नाइट्रिफाइड आ रहा है और स्टेबलाइज इफ्लुएंट हो रहा है, बट हाई रेट में क्या हो रहा है पार्शियली नाइट्रिफाइड हो रहा है और लेस स्टेबल रह जा रहा है। ठीक है, कुछ डेटा है ट्रिंकिंग फिल्टर के केस में, इसका जो डेप्थ होगा ट्रिंकिंग फिल्टर का वो जाएगा होता है 2 से 3 मीटर का होता है। सस्पेंडेड सॉलिड जो इसमें जो रिमूवल होता है वो होता है 80% के अप्रोक्स होता है। ठीक है, सस्पेंडेड सॉलिड। और जो स्लज जो ऑब्टेन होता है इसके बाद जो स्लज निकलेगा ड्रिंक फिल्टर से उसमें जो मॉइस्चर कंटेंट होगा वो 99% मॉइस्चर होता है। ठीक है, 99% मॉइस्चर होता है। द रेट ऑफ रिवोल्यूशन वेरी फ्रॉम 2 RPM फॉर अ स्मॉल डिस्ट्रीब्यूटर टू लेस देन हाफ RPM फॉर लार्ज डिस्ट्रीब्यूटर। ये क्या है कि अगर ट्रिकलिंग फिल्टर ये वाला है, अगर ये ट्रिकलिंग फिल्टर का है तो इसके ऊपर जो होता है स्टोन ग्रेवल मीडिया होता है, इसके ऊपर फिर एक लीवर आर्म होता है जो इसको रिमूव करता है, जिसमें जो पानी का जो होता है जो वाटर होता है स्प्रे होते रहता है इस फिल्टर मीडिया पे। ठीक है, तो इसका जो रिमूवल का इसका जो सर्कुलेशन का जो स्पीड होगा, ठीक है, जो रिवोल्यूशन होगा इसका 2 RPM होगा। अगर स्मॉल डिस्ट्रीब्यूटर है तो उसका हो जाएगा 2 RPM टू लेस देन हाफ RPM हो जाएगा फॉर लार्ज लार्ज डिस्ट्रीब्यूटर के लिए। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा 80 टू 90% हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका जो है करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 है द ऑर्गेनिक लोडिंग इन ए ट्रिकलिंग फिल्टर इज मेजर्ड इन। ठीक है, तो ट्रिकलिंग फिल्टर से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बीपीएससी का जो टॉपिक है ये है सेप्टिक टैंक है, इमॉफ टैंक है। ठीक है, इमॉफ टैंक है और फिर रैपिड सेंट फिल्टर है, स्लो सेंट फिल्टर है और ये ट्रिकलिंग फिल्टर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से बनता है बीपीएससी का। सेप्टिक टैंक, इमॉफ टैंक, रैपिड सेंट फिल्ट्रेशन, स्लो सेंट फिल्ट्रेशन एंड ट्रिकलिंग फिल्टर, ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनता है। तो ये क्वेश्चन में पूछ रहा है द ऑर्गेनिक लोडिंग इन ए ट्रिकलिंग फिल्टर इज मेजर्ड इन, बस सिर्फ इसका यूनिट पूछ रहा है ऑर्गेनिक लोडिंग का। तो ऑर्गेनिक है इट मीन्स कि यहाँ पे जब भी होगा बात तो बीओडी का बात होगा। ठीक है, तो उस केस में जो लोडिंग होगा मीन्स कि बीओडी का लोडिंग आ रहा होगा, तो बीओडी का जो लोडिंग रहता है वो केजी में रहता है, तो केजी पर हेक्टेयर मीटर पर डे हो जाएगा। इट मीन्स कि और इसको इस तरह से लिखते हैं केजी पर, ठीक है, मीटर क्यूब पर डे, इस तरह से भी लिख सकते हैं या फिर पर डे करके लिख सकते हैं या यहाँ इंटू करके यहाँ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। हाइड्रोलिक रोलिंग रेट जो होता है वो होता है उसका जो यूनिट होता है मीटर क्यूब पर मीटर स्क्वायर पर डे और फिर मीटर क्यूब पर हेक्टेयर पर डे होता है। ठीक है, और ऑर्गेनिक रेट जो हो जाएगा वो हो जाएगा केजी पर मीटर क्यूब पर डे और केजी पर हेक्टेयर मीटर पर डे। इसका कुछ रेंज दिया हुआ, लो रेट ट्रिकलिंग फिल्टर के केस में देखें तो 1 से 4 का होता है। अगर लो रेट ट्रिकलिंग फिल्टर के केस में देखो तो होता है इसका हाइड्रोलिक रेटिंग से 4 होता है। हाई रेट के केस में देखेंगे तो 10 से 40 और सुपर रेट रफिंग फिल्टर है तो 40 से 200। ऑर्गेनिक लोड का भी है इसका दिया हुआ है केजी बीओडी पर मीटर की पर डे में दिया हुआ है, तो हो जाएगा 0.11 से लेकर के 0. ये वैल्यू है 0.37 से लेकर के 1.85 तक है, हाई रेट का है। फिर डेप्थ दिया हुआ है जनरली जो वेरीज करता है 2 से 3 मीटर का, तो 1.5 से लेकर के 3 मीटर है, 1 से लेकर 2 मीटर है, 4 से लेकर 12 मीटर है। रिसर्कुलेशन रेशियो जो होता है लो रेट ट्रिकलिंग फिल्टर है तो उसमें हम लोग ज़्यादा लोडिंग हम लोग नहीं देते हैं, ऑर्गेनिक लोडिंग ज़्यादा नहीं करते हैं, तो उसमें रिसर्कुलेशन वापस से नहीं करते हैं। जबकि हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर में क्या होता है हम लोग वापस से जो कुछ बचा मटेरियल होता है उसको फिर वापस से हम लोग रिसर्कुलेट करते हैं। तो अगर रिसर्कुलेशन हम लोग नहीं करेंगे तो ये जो वैल्यू होता है रिसर्कुलेशन रेशियो का ये होता है 0 होता है। और इसके केस में 1 से 4 का रखते हैं रेंज रखते हैं, इसके केस में भी 1 से 4 का रेंज रखते हैं। ठीक है, और भी कुछ डेटा है वो देख लीजिएगा आप लोग। जो इफ्लुएंट क्वालिटी होगा लो रेट में हो जाएगा फुल्ली नाइट्रिफाइड एंड स्टेबल आता है, नाइट्रिफाइड ओनली एट लो लोडिंग, इसमें भी लेस स्टेबल होता है, इसमें भी लेस स्टेबल होता है। हाई रेट में जो भी होगा वो लेस स्टेबल रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं द रिसर्कुलेशन फैक्टर
इन्हें लो रेट ट्रिकलिंग फिल्टर, ठीक है, रिसर्कुलेशन फैक्टर पूछ रहा है इन्हें लो रेट ट्रिकलिंग फिल्टर में। तो अभी हम लोग क्या पढ़े हैं कि जो रिसर्कुलेशन रेशियो होगा, रिसर्कुलेशन रेशियो होता है वो होता है 0 होता है लो रेट ट्रिकलिंग फिल्टर के केस में, ठीक है। तो यहाँ पे जो होता है वैल्यू ये होता है रिसर्कुलेशन फैक्टर के बारे में पूछ रहा है। तो रिसर्कुलेशन फैक्टर जो होता है वो होता है 1+R/I डिवाइडेड बाई 1+0.1 R/I टू द पावर स्क्वायर होता है, ठीक है, टू द पावर 2 हो जाता है। व्हेन देयर इज नो रिसर्कुलेशन इट मीन्स कि जो R/A का जो रेशियो होगा वो हो जाएगा 0, और अगर ये वैल्यू 0 हो जाएगा तो ये वैल्यू 0 हो जाएगा, तो सिर्फ बचेगा क्या 1 डिवाइड बाई 1 = 1 हो जाएगा। तो एफ का जो होगा वैल्यू होगा लो रेट ट्रिकलिंग फिल्टर के केस में, ठीक है, लो रेट ट्रिकलिंग फिल्टर के केस में, ठीक है, इसके केस में जो हो जाएगा एफ का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो इसका जो आंसर पूछ रहा है रिसर्कुलेशन फैक्टर पूछना, अगर रिसर्कुलेशन रेशियो पूछता, ठीक है, रिसर्कुलेशन रेशियो पूछता, अगर आर आर पूछता तो हो जाता 0, और ये पूछ रहा है रिसर्कुलेशन फैक्टर पूछ रहा है, यहाँ पे आर आर पूछ रहा तो ये हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं हो रहा, रिसर्कुलेशन फैक्टर और रिसर्कुलेशन रेशियो दोनों अलग अलग चीज़ है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 है द डायमीटर ऑफ ए डोमेस्टिक सीवर पाइप लेड एट ग्रेडियंट 1/100 इज रिकमेंडेड एज, ठीक है। तो डाया पूछ रहा है डोमेस्टिक सीवर पाइप का कितना होगा जब हम इसे 1/100 के ग्रेडियंट पर अगर हम इसे ले कर रहे हैं तो इस केस में जो हो जाएगा, देखिए एनबीओ का रिकमेंडेशन है, ठीक है, एनबीओ का रिकमेंडेशन है फॉर ऑस्मोल सीवर के लिए, अगर ग्रेडियंट आपका 1/60 आप प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसको जो मिनिमम डाया होगा सीवर का वो ये देंगे 100 mm रहेगा का, और अगर 1/100 का ग्रेडियंट है, ठीक है, तो इसका जो डाया होगा 150 होगा, अगर 1/20 का अगर ग्रेडियंट है तो इसको जो सीवर का डाया जो होगा 225, ये जनरली पूछता है, हर एग्जाम में पूछता है, ये तीनों को एक एक पूछ देता है, जनरली यही पूछता है, ठीक है, 1/100 ग्रेडियंट वाला ही पूछता है जनरली। इससे वेलोसिटी भी तक कभी पूछा नहीं एग्जाम में ये पैटर्न, पर आप लोग डेटा इसे याद रखिएगा, ठीक है, जनरली ये क्वेश्चन आता है 1/100 ग्रेडियंट में हम लोग कितना सीवर का डाया रखते हैं। इसका जो ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा 1/50 हो जाएगा डाया इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिक्वायरमेंट फॉर साइट सिलेक्शन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, ठीक है, पूछ रहा है कौन सा रिक्वायरमेंट नहीं होता है किसी चीज़ में, तो ये हो जाएगा अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, ये कंपलसरी है, ये रहना ही चाहिए, लार्ज कैचमेंट एरिया ये भी रहना चाहिए, रॉकी लैंड होना चाहिए ये भी रहना चाहिए, अगर रॉकी लैंड नहीं रहेगा तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे जो पानी के साथ में क्या होगा सेडिमेंटेशन आएगा, सेडिमेंटेशन का हमें रिक्वायरमेंट नहीं होगा क्योंकि रॉकी लैंड रहेगा तो सेडिमेंटेशन आएगा नहीं, और सेडिमेंटेशन नहीं आएगा तो अगर 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 सेडिमेंटेशन आता तो ब्लेड वगैरह पे ज़्यादा इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा, लोडिंग ज़्यादा ब्लेड पे आएगा और ब्लेड वगैरह जो है ब्रेक हो सकता है, इसलिए हमें सेडिमेंटेशन का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। ये 3 का रिक्वायरमेंट है, रॉकी लैंड, लार्ज कैचमेंट एरिया एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, ये 3 का रिक्वायरमेंट होता है। तो ये जो हो जाएगा ऑप्शन ये नहीं होगा, ठीक है, डी हो जाएगा इसका ऑप्शन सही। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33 द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी दैट कैन बी जनरेटेड बाई हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट डिपेंड्स ऑन द, ठीक है, तो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी पूछ रहा है कैन बी जनरेटेड बाई हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट डिपेंड्स ऑन द, किस पे डिपेंड करता है, तो हेड ऑफ वाटर ऑप्शन में है, क्वांटिटी ऑफ वाटर है, स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर है, एफिशिएंसी ऑफ अल्टरनेटर है, तो ये दोनों पे तो बिल्कुल नहीं होगा, स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर पर डिपेंड नहीं करता, एफिशिएंसी ऑफ अल्टरनेटर पर नहीं करता, ये दोनों पे डिपेंड करता है, हेड ऑफ वाटर पर भी डिपेंड करता है, और क्वांटिटी ऑफ वाटर कितना आ रहा है उस पर भी डिपेंड करेगा, और कितने हाइट पे है उस पर भी डिपेंड करेगा ये, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ये ए और बी दोनों होगा, इसलिए वैसे इसका जो आंसर वो डिलीट कर जो क्वेश्चन है ये डिलीट कर दिया, ठीक है, कि इसका जो ऑप्शन था ये दोनों सही था इसलिए इसे डिलीट कर दिया गया। नेक्स्ट देखते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, ठीक है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट अगर आप इरिगेशन चैप्टर में पढ़ाते हैं तो इरिगेशन चैप्टर में जो इरिगेशन का सब्जेक्ट है इसमें पेपर 6 में, तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट से 2 या 3 क्वेश्चन हमेशा रहता है, ठीक है, हाइड्रो चैप्टर से जो है 2 या 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन हमेशा रहता है, हर पेपर में ये आता ही आता है हाइड्रो से, तो इस चैप्टर को आप देख लीजिएगा अच्छे से, या तो पूछ लेगा किसी पंप के बारे में पूछता है या उस प्लांट के बारे में पूछ लेता है। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट क्या है, एक कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है, ये तो डायरेक्ट है, ठीक है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जो है कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के अंदर आता है, इसे यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, इससे आप इसका डिटेल आप देख सकते हैं बुक में भी जाकर पढ़ सकते हैं, ठीक है, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट का 35 व्हाट टाइप ऑफ फ्लो कैन बी टेकन फॉर ग्रांटेड इन अ पाइप ऑफ इनफॉर्म क्रॉस सेक्शन, ठीक है, इनफॉर्म क्रॉस सेक्शन में किस टाइप का जो है ग्रांटेड है ये होता है, तो ये हो जाता है इनफॉर्म फ्लो होता है,
ठीक है, यूनिफॉर्म फ्लो जो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, इन्फॉर्म सेक्शन जो है ये पूरा पाइप का क्या इन्फॉर्म है। ठीक है, सेक्शन क्या है यहाँ पे इन्फॉर्म है, इसलिए इसमें जो फ्लो होगा वो इन्फॉर्म फ्लो होगा। व्हाट इज द मोस्ट कॉमन मीडियम ऑफ सेडिमेंट ट्रांसपोर्ट। ठीक है, मोस्ट कॉमन मीडियम पूछ रहा है, तो आइस है, ह्यूमन है, विंड है, वाटर। तो मोस्ट कॉमन जो मीडियम होता है ये होता है वाटर हो जाता है इसका। ठीक है, 36 का जो हो जाएगा वाटर हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वियर्स आर देयर बेस्ड ऑन द शेप ऑफ द क्रेस्ट। ठीक है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वियर्स आर बेस्ड ऑन द शेप ऑफ द क्रेस्ट। तो ये जो होता है टोटल 4 टाइप का होता है। ठीक है, वियर आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ शेप। शार्प क्रेस्टेड होता है, ब्रॉड क्रेस्टेड होता है, नैरो क्रेस्टेड एंड ओगी शेप्ड होता है। ये 4 टाइप का वियर होता है। ठीक है, अपने शेप के बेसिस पे होता है ये, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है ट्रेंगुलर वियर इज ऑल्सो कॉल्ड। ठीक है, ट्रेंगुलर वियर क्या बोलते हैं, वी नोच भी बोला जाता है। ठीक है, वी नोच भी बोला जाता है इसे, ये हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, वी नोच। ट्रेंगुलर वियर को वी नोच भी बोला जाता है। नेक्स्ट है वियर्स आर नॉर्मली यूज टू कैलकुलेट। ठीक है, वियर्स जो हम लोग प्रोवाइड करते हैं डैम के पास, तो वो प्रोवाइड इसलिए करते हैं जो उसका डिस्चार्ज मेजर करने के लिए। जो अपस्ट्रीम पे जो पानी होता है अवेलेबल होता है वाटर, उसे डाउनस्ट्रीम में जब सेंड किया जाता है तो कितना डिस्चार्ज फ्लो हो रहा, ठीक है, वो पता करने के लिए हम लोग वियर प्रोवाइड करते हैं, वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट लगा करके हम लोग उससे मेजर करते हैं। नेक्स्ट है बियरिंग आर प्रोवाइडेड इन ब्रिजेज टू allow translation and rotation in bridges, transfer forces from superstructure to substructure, isolate superstructure from substructure and all of the above। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा ऑल ऑफ एबव, क्योंकि जो बियरिंग का काम होता है ट्रांसलेशन अलाउ भी करना होता है, रोटेशन भी होता है, जो लोडिंग का ट्रांसफर होता है फोर्सेज जो आता है सुपर स्ट्रक्चर से सब स्ट्रक्चर पर ट्रांसफर करने का भी होता है, और सुपर स्ट्रक्चर एंड सब स्ट्रक्चर को आइसोलेट भी करता है, इसलिए ऑल ऑफ द एबव उसको हो जाएगा इसका आंसर डी। विच ऑफ द क्वेश्चन ऑफ 41 विच ऑफ द फॉलोइंग लोड्स कंट्रीब्यूट्स टू लॉन्गिट्यूडनल फोर्सेस इन ब्रिज। ठीक है, कौन सा फॉलोइंग लोड्स जो है कंट्रीब्यूट करता है लॉन्गिट्यूडनल फोर्सेस इन द ब्रिज। ठीक है, डेड लोड, विंड लोड, टेम्परेचर लोड एंड बोथ ए बी एंड सी। ठीक है, तो इसमें विंड लोड जो होगा और टेम्परेचर लोड जो होगा ये दोनों क्या करेगा लॉन्गिट्यूडनल फोर्सेस को कंट्रीब्यूट्स करता है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा, बी एंड सी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा, यह हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 42 नंबर डेवलपमेंट ऑफ सर्ज इन ओपन चैनल इज। ठीक है, तो सर्ज कब जनरेट होगा, जब हम कोई गेट को स्लूश गेट वगैरह को जब हम लोग, ठीक है, सडनली जब इसे हम ऊपर करेंगे या फिर डाउन करेंगे तो सर्जेस वगैरह जनरेट होगा, जो कि होता है रैपिडली वेरिड फ्लो होता है। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, रैपिडली वेरिड फ्लो। क्या है ग्रेजुअली वेरिड अनस्टडी फ्लो, ये एग्जाम्पल है कुछ है। ठीक है, ये एग्जाम्पल है। तो ग्रेजुअली वेरिड अनस्टडी फ्लो में क्या इस केस में क्या है फ्लड फ्लो इन स्ट्रीम। ठीक है, फ्लड फ्लो जब होता है तो वो जो एग्जाम्पल किसका होता है ग्रेजुअली वेरिड अनस्टडी फ्लो होता है, क्योंकि वो तो ग्रेजुअली आ ही रहा बट अनस्टडी होता है। ठीक है, अगर यहाँ डैम है तो ये पोर्शन ग्रेजुअली वेरिड स्टडी फ्लो अगर है तो बैकिंग ऑफ वाटर इन स्ट्रीम ड्यू टू डैम। ठीक है, डैम पे कैसा अगर बैकिंग ऑफ वाटर हो रहा है धीरे धीरे तो हो जाता है ग्रेजुअली वेरिड फ्लो, वेरिड एंड स्टडी फ्लो हो जाएगा। फिर है रैपिडली वेरिड अनस्टडी फ्लो तो हो जाएगा फॉर्मेशन एंड ट्रेवल ऑफ सर्ज ड्यू टू सडन क्लोजर ऑफ स्लूस गेट। तो ये हो जाएगा रैपिडली वेरिड और अनस्टडी फ्लो हो जाएगा। ठीक है, अनस्टडी के साथ में हो जाएगा रैपिड। अगर रैपिड वेरिड स्टडी फ्लो हो जाएगा तो हो जाएगा हाइड्रोलिक जंप हो जाएगा। मीन्स कि जो रैपिड का जो एग्जांपल हो जाएगा सर्जेज वगैरह हाइड्रोलिक जंप हो जाएगा, ये हो जाएगा। लेकिन अगर उसी में पूछेगा स्टडी फ्लो या अनस्टडी फ्लो तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि अनस्टडी जो होगा वो सर्ज का इसका हो जाएगा स्लूस गेट सर्जेज वगैरह जो डेवलप होता है उसके कारण, और अगर स्टडी फ्लो है तो हाइड्रोलिक जंप बिलो स्पिलवे और स्लूस गेट जो हाइड्रोलिक जंप जो जनरेट होता है वह आता है स्टडी फ्लो का केस का होता है। स्टडी एंड इन्फॉर्म फ्लो होगा तो इट मीन्स कि क्या है ये फ्लो इन प्रिज्मेटिक चैनल, मीन्स कि वहाँ पे जो स्टडी भी होगा और ये इन्फॉर्म फ्लो होगा किसमें प्रिज्मेटिक चैनल में। जो ओपन चैनल फ्लो होता है वो क्या होता है नॉन प्रिज्मेटिक चैनल होता है। ठीक है, ओपन फ्लो जो होता है ये जनरली नॉन प्रिज्मेटिक ही होता है। तो इस केस में क्या हो जाएगा रैपिड वैलिड फ्लो, अगर यहाँ पर आता अनस्टडी तो अनस्टडी होता है, स्टडी कर देता तो वहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, बट यहाँ ध्यान रखना रैपिड वैलिड फ्लो बट अनस्टडी होता है। क्वेश्चन नंबर 43 इरिगेशन कैनाल आर जनरली अलाइंड अलोंग। ठीक है, इरिगेशन कैनाल जनरली अलाइंड अलोंग, कंटूर लाइन है, वाटर शेड है, स्ट्रेट लाइन है एंड वैली लाइन ठीक है।
तो इसे देखते हैं एग्जाम्पल से, समझते हैं इसका यहाँ पे। अकॉर्डिंग टू अलाइनमेंट क्या है, इरिगेशन, अकॉर्डिंग टू अलाइनमेंट इरिगेशन कैनाल क्लासिफाइड एज कंटूर कैनाल, ठीक है, वाटरशेड कैनाल, या इसी इसे बोलते हैं रिज कैनाल भी बोला जाता है। थर्ड है साइड स्लोप कैनाल, ठीक है। तो कंटूर कैनाल क्या है, इलाइंड ऑलमोस्ट पैरेलल टू द कंटूर ऑफ द टेरेन ट्रेवर्स दैट इज विथ वेरी माइल्ड स्लोप, ठीक है। कंटूर कैनाल में क्या होता है, वेरी माइल्ड स्लोप होता है। द कंटूर कैनाल इज ऑल्सो द मेन कैनाल, ठीक है, ये लाइन याद रखना है। कंटूर कैनाल इज ऑल्सो द मेन कैनाल, जो इट मीन्स कि जो मेन कैनाल होगा वो जो कंटूरिंग करके जो करेंगे वो करेंगे मेन कैनाल को वहाँ उसके अलोंग देंगे, ठीक है। तो ये कंटूर कैनाल को बुलाया जाता है मेन कैनाल भी। कंटूर कैनाल कैन इरिगेट लैंड ओनली ऑन वन साइड ऑफ इटसेल्फ बिकॉज द एरिया ऑन द अदर साइड इज हायर ड्यू टू higher contour lines. Contour canal below the ridge will have to cross a very large number of drainage, ठीक है। इट मीन्स कि जो कंटूर कैनाल होगा, अगर ये घाटी है या हिली एरिया है, ठीक है, तो कंटूरिंग जो होगा, कंटूर कैनाल जो होगा हम किसी एक साइड देंगे, या तो इस साइड देंगे या तो इस साइड देंगे, ठीक है, कोई एक साइड देंगे। तो ये इसका ये जो इरिगेशन करता है सिर्फ एक ही साइड कर पाएगा इरिगेशन, ठीक है, इरिगेशन एक साइड कर पाएगा। और अगर हमें इसे कंटूर कैनाल बिलो द रिड मीन्स कि ये जो हो जाएगा रिड लाइन हो जाएगा या वाटरशेड लाइन हो जाएगा, टॉप लाइन हो जाएगा इसका, विल हैव टू क्रॉस अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ ड्रेनेज। अगर हमें इस तरफ से अगर इस तरफ करना पड़ेगा तो हमें काफ़ी ये लार्ज नंबर ऑफ क्रॉस ड्रेनेज वर्क बनाना पड़ेगा, ये सब करना पड़ेगा, ठीक है। वाटरशेड कैनाल और रिड्ज कैनाल जो हो जाएगा, वाटरशेड इज एन इमेजिनरी लाइन दैट पासेस थ्रू ऑल द हाईएस्ट पॉइंट इन द एरिया सच दैट ग्राउंड स्लोप डाउनवर्ड ऑन बोथ साइड ऑफ दिस लाइन, ठीक है। तो जो ये हो जाएगा वाटरशेड लाइन ऐसा देंगे ताकि यहाँ से अगर हम जो कैनाल बनाएंगे ये दोनों साइड को अच्छे से ये इरिगेशन कर पाए, इसलिए इसे बोला जाता है बेस्ट कैनाल बोला जाता है। और ये इकोनॉमिकल भी होता है क्योंकि ये सेम कैनाल से सेम टाइम पे ये हमें दोनों तरफ हम लोग इरिगेशन कर सकते हैं। तो इसे क्या होता है, वाटरशेड क्या होता है, एक इमेजिनरी लाइन होता है दैट पासेस थ्रू द, ठीक है, पासेस थ्रू ऑल द हाईएस्ट पॉइंट इन द area such that ground slope downward on both side of the line, this line. A canal constructed on this watershed or ridge, of course with a wide slope, it's called a watershed canal or a ridge canal, ठीक है। as far as possible a canal should be constructed on the watershed, it is the best and most economical type of canal because cross drainage work are not required in such a case, ठीक है। क्योंकि अगर इसमें दोनों साइड अगर प्रोवाइड इरिगेशन हो ही जा रहा है तो इसमें क्रॉस ड्रेनेज वर्क का देने का कोई ज़रूरत है नहीं, तो इसलिए क्या होता है इसमें क्रॉस ड्रेनेज वर्क का कोई ज़रूरत रिक्वायरमेंट नहीं होता। दिस कैनाल आर यूजली टेकन ऑफ फ्रॉम द कंटूर कैनाल एंड सुटेबल फॉर द प्लेन एरिया वेयर स्लोप्स आर रिलेटिवली फ्लैट। ये जो क्या क्या होता है, जो मेन कैनाल आता है, जैसे हम लोग अगर हम लोग को ब्रांच कैनाल या डिस्ट्रीब्यूटरी कैनाल निकालना हो तो हम लोग क्या करेंगे, इसके थ्रू वाटरशेड कैनाल के थ्रू, क्योंकि मेन कैनाल से ज़्यादा हम लोग इरिगेशन नहीं करेंगे। मेन क्लास हम लोग क्या करेंगे, जो डिस्ट्रीब्यूटर होगा, ब्रांच होगा, इरिगेशन के लिए मेन पर्पज़ के लिए होता है, ब्रांच डिस्ट्रीब्यूटर्स होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो ब्रांच और डिस्ट्रीब्यूटर होगा उससे हम लोग क्या करेंगे, वाटर शेड की लाइन के अकॉर्डिंग या रिड्ज लाइन के अकॉर्डिंग हम लोग उसके अकॉर्डिंग कर लेंगे, और जो इरिगेशन होगा दोनों साइड करेंगे, ठीक है। फिर साइड स्लोप कैनाल है, साइड स्लोप कैनाल इज neither on the watershed nor along the any contour, it is more or less aligned at right angle to the contour, ठीक है। अगर पूछेगा राइट एंगल टू द कंटूर में कौन सा साइड कैनाल होता है, ये होता है साइड स्लोप कैनाल होता है। एंड इज पैरेलल टू द ड्रेनेज एंड हेंस नो क्रॉस ड्रेनेज वर्क आर नीडेड और इल्स वेरी स्मॉल नंबर ऑफ ड्रेनेज क्रॉसिंग शैल बी नेसेसरी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसमें साइड स्लोप कैनाल में कोई भी ड्रेनेज क्रॉस ड्रेनेज वर्क का जरूरत नहीं होता है क्योंकि ये जो होता है रेक्टेंगल होता है एंड पैरेलल होता है टू द ड्रेनेज का। एंड नोट पॉइंट में क्या है कि मेन कैनाल शुड बी अलाइंड एज कंटूर कैनाल व्हाइल द ब्रांच एंड डिस्ट्रीब्यूटरी शुड बी अलाइंड एज वाटरशेड कैनाल, तो सो दैट हमें कम खर्च में कम दोनों साइड हमारा इरिगेशन इजली हो जाए, क्योंकि हम जो मेन कैनाल से निकालेंगे मेन कैनाल से काफ़ी कम इरिगेशन होगा, तो इसलिए हम क्या करेंगे, ब्रांच और डिस्ट्रीब्यूटरी के थ्रू हम लोग जो भी इरिगेशन करना होगा इससे कर लेंगे। देखिए यहाँ से कोई अगर रिवर है, ये क्या रिवर का पार्ट है, यहाँ से क्या कंटूरिंग के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, मेन कैनाल को यहाँ से निकाल लेंगे, ठीक है। कंटूरिंग को मेन कैनाल से निकालने के बाद हम लोग क्या करेंगे, ब्रांच निकाल लेंगे, और ये डिस्ट्रीब्यूटर यहाँ बाइफर्केशन करके ब्रांच ब्रांच फिर ब्रांच हम लोग क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटर निकाल लेंगे, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटर से फिर हम लोग क्या करते हैं, इरिगेशन के लिए माइनर के लिए ले जाते हैं, फिर डिस्ट्रीब्यूटर ही फिर हम लोग क्या करते हैं, माइनर के लिए ले जाते हैं। अब ये जो पार्ट होगा, ठीक है, मेन कैनाल तो हो गया, मेन कैनाल क्या होगा, कंटूर कैनाल, ठीक है, जो ए पार्ट निकल रहा है यहाँ से, ए यहाँ पे ए दिया हुआ है मेन कैनाल, और वाटर शेड और रिज कैनाल मीन्स के जो ब्रांच हो रहा है, ठीक है, बी पोर्शन जो जा रहा है, ब्रांच या डिस्ट्रीब्यूटर जो होगा
ये हो जा रहा है आपका वाटर शेड और रिच कैनाल। सी जो पोर्शन है यहाँ हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटरी सी वगैरह जो ये हो जाएगा, इसमें साइड स्लोप कैनाल हो जाएगा। ये होता है रेक्टेंगल टू द कंटूर साइड स्लोप कैनाल। ठीक है, नेक्स्ट है, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा, वाटर शेड कैनाल हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। इरिगेशन कैनाल अगर इरिगेशन पर्पज के लिए जो हम लोग कर रहे हैं वो उसको अलाइन कर लेंगे अलाउंग, ठीक है, वाटर शेड के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सुटेबल फॉर स्मॉल डिस्चार्ज एंड हाई हेड। ठीक है, पूछ रहा है स्मॉल डिस्चार्ज एंड हाई हेड के लिए, तो ये हो जाएगा सिंपल, ये रेसिप्रोकेटिंग पंप होता है जो हाई हेड्स के लिए होता है एंड डिस्चार्ज इससे कम आता है। एग्जाम्पल में जैसे जो हम में जो होता है, जो चापाकल होता है, हैंड पंप वगैरह, ठीक है, ये इसी पे काम करता है। रेसिप्रोकेटिंग पंप का ही एक एग्जांपल है हैंड पंप वगैरह। इसमें क्या होता है, हाई हेड होता है बट डिस्चार्ज क्या होता है, कम होता है थोड़ा। ठीक है, नेक्स्ट है हाइटोग्राफ इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ। ठीक है, हाइटोग्राफ के बारे में पूछ रहा है, तो हाइटोग्राफ जो होता है ये होता है रेनफॉल इंटेंसिटी एंड वर्सेस टाइम का होता है ग्राफ होता है। ठीक है, देखिए जो कॉमनली यूज मेथड होता है फॉर प्रेजेंटेशन ऑफ रेनफॉल डेटा। ठीक है, हम जो प्रेजेंटेशन करते हैं रेनफॉल डेटा का, उसके लिए क्या कौन कौन सा मेथड है, एक है मास कर्व ऑफ रेनफॉल मेथड है, हाइटोग्राफ मेथड है, पॉइंट रेनफॉल या स्टेशन रेनफॉल मेथड बोलते हैं, एक है मूविंग एवरेज मेथड है। ठीक है, तो जनरली इसके बारे में पूछता है क्वेश्चन और इसके बारे में क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, हाइटोग्राफ के बारे में और ये मास कर्व रेनफॉल के बारे में पूछता है। सिर्फ ये ज़्यादा पूछता है कि ये ग्राफ किसके बेसिस पे, किसके वर्सेस होता है और इसका एप्लीकेशन क्या है, ये पूछता क्वेश्चन में हाइटोग्राफ और मास कर्व रेनफॉल के बारे में ये पूछता। तो मास कर्व ऑफ रेनफॉल जो होता है प्लॉट ऑफ एक्यूमुलेटेड रेनफॉल वर्सेस टाइम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ये जो होता है इस टाइप से ग्राफ इसका बनता है। ठीक है, स्टेज 1 फिर स्टेज 2 इस तरह से बनता है उसका प्लॉट ऑफ एक्यूमुलेटेड रेनफॉल वर्सेस टाइम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का। ये ग्राफ होता है रिकॉर्ड्स ऑफ फ्लोट टाइप एंड बैंक बकेट टाइप। ठीक है, इसमें जो होता है रिकॉर्ड्स ऑफ फ्लोट टाइप एंड बैंक बकेट टाइप गेजेस वगैरह हम लोग जो यूज करते हैं। हाइटोग्राफ क्या है, प्लॉट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल अगेंस्ट द टाइम इंटरवल। ठीक है, तो रेनफॉल इंटेंसिटी अगेंस्ट द टाइम इंटरवल का ये ग्राफ होता है हाइटोग्राफ। इट इज डिराइव फ्रॉम मास कर्व एंड रिप्रेजेंटेड एज ए बार चार्ट। ठीक है, ये डिराइव होता है मास कर्व से डिराइव होता है, बट इसका जो ग्राफ होता है ये होता है, ठीक है, बार चार्ट के फॉर्म में होता है, ये इस टाइप से बार चार्ट का फॉर्म होता है। और एरिया अंडर दिस पॉइंट क्या होता है कि उस टाइम पीरियड में इसका ये बताता है रेनफॉल इंटेंसिटी हो जाएगा, मीन्स कि अगर रेनफॉल इंटेंसिटी क्यू है और ये जो आपका है रेनफॉल इंटेंसिटी आप आई मान लीजिए यहाँ पे, और ये है टी टाइम है, मीन्स कि इस घंटे में जो दो आवर का टाइम पीरियड है, तो इसमें कितना बारिश हुआ है ये आपको पता चल जाएगा, इस एरिया के अंदर कितना वॉल्यूम डिस्चार्ज हो रहा है। ठीक है, और फिर ये देखिए इट इज़ वेरी कन्वीनियंट वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग द characteristics of a storm and is particularly important in the development of design of a storm to predict extreme flood। ठीक है, फ्लड का प्रिडिक्शन करने के लिए क्या एक्सट्रीम फ्लड होगा, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रोग्राफ से करते हैं। इसका जो तीसरा मेथड है वो है पॉइंट रेनफॉल या स्टेशन रेनफॉल। ये होता है प्लॉट ऑफ मैग्नीट्यूड वर्सेस क्रोनोलॉजिकल टाइम इन द फॉर्म ऑफ बायो डायग्राम के फॉर्म में ये भी होता है। एक और मूविंग ये उतना इंपॉर्टेंट है नहीं ये दोनों। ठीक है, तो ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मास कर्व ऑफ रेनफॉल मेथड और ये हाइड्रोग्राफ मेथड जो ये काफ़ी पूछा जाता है। तो इसका जो हो जाएगा रेनफॉल इंटेंसिटी एंड टाइम, रेनफॉल डेप्थ एंड टाइम और डिस्चार्ज एंड टाइम, ये हो जाएगा हाइड्रोग्राफ हो जाएगा, ये हो जाएगा हाइड्रोग्राफ हो जाएगा। एंड रेनफॉल इंटेंसिटी क्यूमुलेटिव रेनफॉल एंड क्रोनोलॉजिकल टाइम ऑर्डर में ये रहेगा, तो ये हो जाएगा आपका मास कर्व ऑफ रेनफॉल हो जाएगा, मास कर्व ऑफ रेनफॉल। नेक्स्ट है क्रिपिच इक्वेशन इज यूज टू डिटरमाइन विच वन ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, क्रिपिच इक्वेशन के बारे में पूछ रहा, इज यूज टू डिटरमाइन विच वन ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो क्रिपिच इक्वेशन से हम लोग क्या करते हैं, मेथड ऑफ फॉर एस्टिमेशन ऑफ द टाइम ऑफ कंसंट्रेशन, टाइम ऑफ कंसंट्रेशन निकालने के लिए क्या कौन कौन सा मेथड, एक तो होता है यूएस प्रैक्टिस होता है, एक है क्रिपिच इक्वेशन है। ठीक है, तो यूएस प्रैक्टिस होता है स्मॉल ड्रेनेज बेसिन के लिए होता है, टाइम ऑफ कंसंट्रेशन इज एज्यूम टू बी इक्वल टू द लाइक टाइम ऑफ पीक फ्लो। इसमें हम लोग क्या करते हैं, एज्यूम कर लेते हैं इक्वल टू द लाइक टाइम ऑफ द पीक फ्लो। एंड क्रिपिच इक्वेशन जो होता है दिस इज पॉपुलरली यूज फॉर्मूला रिलेटिंग द टाइम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द लेंथ ऑफ ट्रेवल एंड स्लोप ऑफ द कैचमेंट। ठीक है, स्लोप पे और ये लेंथ ऑफ कितना ट्रेवल कर रहा है वो जो रेनफॉल हो रहा है, ठीक है, और ये कितना टाइम में पहुंच पा रहा है लास्ट पॉइंट पे, सपोज किए है
और ये कितना लेंथ ट्रेवल कर रहा है चारों तरफ से पानी आकर के इस पॉइंट पे, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आने में से कितना टाइम लगेगा, टाइम ऑफ कंसंट्रेशन। ठीक है। और ये जो हो जाएगा कितना लेंथ ऑफ ट्रेवल वो ट्रेवल किया, तो इस दोनों पे ये डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये इक्वेशन उसका है। ठीक है, कभी क्वेश्चन पूछ लेता है या किसके डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है किसके प्रोपोर्शनल में है, और ये पूछ लेता है कि किसके कौन सा मेथड हम लोग किस में यूज करते हैं, टाइम ऑफ कंसंट्रेशन निकालने के लिए ये यूज करते हैं। ठीक है, तो ये जगह टाइम ऑफ कंसंट्रेशन इन रन ऑफ हाइड्रोग्राफ। क्वेश्चन नंबर 47, द टॉप ऑफ द ग्राउंड ऑन विच द फाउंडेशन ऑफ रोड रेस्ट इज कॉल्ड। ठीक है, टॉप ऑफ द ग्राउंड ऑन विच द फाउंडेशन ऑफ रोड रेस्ट। ये शायद क्वेश्चन इसको भी क्या किया विपसी है, शायद डिलीट कर दिया है क्योंकि इसमें कोई सही आंसर जो है वो है नहीं। क्वेश्चन नंबर 48 जो है, अकॉर्डिंग टू आईआरसी रिकमेंडेशन एब्सोल्यूट मिनिमम रेडियस ऑफ कर्व फॉर द सेफ ऑपरेशन फॉर ए डिजाइन ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर इज। ठीक है, अकॉर्डिंग टू आईआरसी रिकमेंडेशन एब्सोल्यूट मिनिमम रेडियस। ठीक है, तो ये हो जाएगा ई प्लस एफ इक्वल्स टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 127 आर। यहाँ से हम लोग आर रूलिंग निकाल लेंगे। ठीक है, ई प्लस का हम लोग वैल्यू को एज्यूम कर लेते हैं वो ऑपरेशन फॉर डिजाइन ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर, तो ये हम लोग एज्यूम कर लेते हैं ई प्लस एफ का वैल्यू। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 0. फ्रिक्शन का जो वैल्यू हो जाएगा 0.15 प्लस का 0.07, ये एज्यूम कर लेते हैं कि प्लेन एरिया है। ठीक है, प्लेन रोलिंग एंड प्लेन ट्रेन का कंडीशन है, और ये मैक्सिमम जो सुपर एलिवेशन उसमें हो जाएगा। ठीक है, ये अर्बन रोड का हो जाता है 0.4% सॉरी 4% होता है, और ये प्लेन एंड रोलिंग कंडीशन के लिए कितना होता है 7% होता है। तो उस केस के लिए, और ये हो जाएगा आपका वी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 120, सॉरी आर चला गया यहाँ से, ये ऊपर इधर चला गया, तो यहाँ पे बच जाएगा वी स्क्वायर जो हो जाएगा 100 का स्क्वायर और डिवाइडेड बाई हो जाएगा 127 इंटू ये हो जाएगा 0.15 प्लस 0.07। जब यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे इसका, तो ये जो वैल्यू आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 100 का स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 127 इंटू 0.22, तो ये जो आंसर आ रहा है इसका 358 आ रहा है, इतना आ रहा है इसका मीटर आ रहा है। ठीक है, और अगर हम 4% लेके करते हैं तो 100 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 127 इंटू 0.19 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है 414 आ रहा है। अगर हम इसके अर्बन रोड के लिए हम लोग करते हैं तो मैक्सिमम सुपर एलिवेशन जो होता है 4% होता है, तो उसके लिए आ रहा है 414 या 15 मीटर ले लेते हैं, अप्रोक्सीमेटली 415 मीटर ले लेते हैं। तो इस दोनों का जो रेंज में जो आंसर वैल्यू है वो आ रहा है डी आ रहा है ऑप्शन में। ठीक है, 4, क्योंकि दोनों को एग्जैक्ट है नहीं कि किस या क्या कुछ दिया नहीं एब्सोल्यूट मिनिमम रेडियस में किस कंडीशन के लिए। हम लोग मैक्सिमम सुपर रिलेशन जो मान के चलते हैं प्लेन एंड रोलिंग के लिए 0.7% मान के चलते हैं हम लोग, तो 7% के अकॉर्डिंग जो वैल्यू आ रहा है 358 आ रहा है। अगर अर्बन रोड के लिए लेके चलते हैं तो ये आ रहा है 415 मीटर आ रहा है। तो इस केस में हम लोग दोनों का नियरेस्ट आंसर जो है ये 400 मीटर ही है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्रिटिकल लोड पोजीशन इन रिजिड पेवमेंट डिजाइन इज टेकन एज। ठीक है, तो क्रिटिकल लोड पोजीशन इन रिजिड पेवमेंट जो होता है वो होता है इंटीरियर इड्स एंड कॉर्नर लोडिंग तीनों के लिए होता है। ठीक है, अगर यही पूछता कि टेम्परेचर एंड व्हील लोड, ठीक है, अगर टेम्परेचर एंड व्हील लोड का केस क्या करो पूछता है ये, तो उस केस में क्या जाता, हम लोग डिजाइन करते हैं इड्स लोडिंग के लिए एंड चेक करते हैं, फिर हम लोग कॉर्नर लोडिंग के लिए हम लोग फिर चेक करते हैं। ठीक है, और डिजाइन करते हैं इड्स के लिए हम लोग डिजाइन करते हैं इसको। और अगर पूछ रहा है जनरल कंडीशन पूछ रहा है क्रिटिकल लोड पोजीशन इन रिजिड पेवमेंट डिजाइन इज टेकन एज, तो तीनों का केस में हम लोग को करना चेक करना पड़ता है इंटीरियर इड्स एंड कॉर्नर लोडिंग। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर। 49, द मोस्ट सुटेबल मटेरियल फॉर हाईवे इम्बैकमेंट इज। ठीक है, मोस्ट सुटेबल मटेरियल होता है हाईवे इम्बैकमेंट के लिए होता है ग्रेनुलर शार होता है, ऑप्शन ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, ये होता है ग्रेनुलर शार होता है। नेक्स्ट है, और जो नेक्स्ट हो गया जो जो आंसर जो पहले जो क्वेश्चन दिया गया था उसका जो आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है फिर से एक बार। क्वेश्चन है कि इन ए ग्रेजुअली वेरिड फ्लो स्लोप्स ऑफ,
ठीक है, स्लोप्स ऑफ एनर्जी ग्रेड लाइन, हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन, बॉटम ऑफ चैनल तीनों इक्वल होगा, या तीनों एक दूसरे के अनइक्वल होगा, या फिर अगर हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन ये दोनों इक्वल है और ये इक्वल नहीं है एनर्जी ग्रेड लाइन, फिर क्या है कि अगर एनर्जी ग्रेड लाइन और हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन इक्वल है और बॉटम ऑफ चैनल आपका इक्वल नहीं है। ठीक है, तो देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन क्या है। तो जिप का जो कंडीशन होता है इसमें क्या होता है, ये जिप जो होता है या आरबीएफ होता है, ठीक है, ग्रेजुअली वेरिड फ्लो, ठीक है, या रैपिड वेरिड फ्लो। ठीक है, इस दोनों केस में जो फ्लो होता है वो होता है नॉन यूनिफॉर्म फ्लो होता है। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म फ्लो होता है। और अगर नॉन यूनिफॉर्म है तो तीनों का तीनों जो स्लोप होगा वो तीनों जो अनइक्वल होगा। ठीक है, मीन्स कि एनर्जी ग्रेड लाइन, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन और बॉटम ऑफ द चैनल विल ऑल डिफर फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, और जीवीएफ जो होता है स्टेडी होता है एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो होता है। और एडिशनल इसमें क्या है कि डायनेमिक इक्वेशन जो होता है ये भी एग्जाम में पूछता है। डायनेमिक इक्वेशन का पूछता है कि डायनेमिक इक्वेशन उसका क्या होता है जीवीएफ का ग्रेजुअली वेरिड फ्लो के केस में। तो जो होता है डी वाई डी एक्स जो होता है वाटर का स्लोप होता है, डी वाई डी एक्स हो जाएगा वाटर का स्लोप, इक्वल्स टू जो होता है वो होता है डिफरेंस ऑफ बेड स्लोप एंड टोटल एनर्जी जो लाइन होता है जो स्लोप होगा, स्लोप ऑफ टोटल एनर्जी लाइन दोनों का डिफरेंस, मीन्स कि स्लोप ऑफ बेड स्लोप, डिफरेंस ऑफ बेड स्लोप एंड टोटल एनर्जी लाइन डिवाइडेड बाई 1 - एफ आर का स्क्वायर, मीन्स कि एस नोट माइनस एस एफ डिवाइडेड बाई 1 - एफ आर। कभी भी ये नोटेशन वगैरह चेंज कर सकता है वीपीएससी, इसके कारण यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ डी जेड बाई डी एक्स भी वहाँ पे कर सकता है एस नोट की जगह पे, और डी एच बाई डी एक्स हो जाएगा टोटल एनर्जी लाइन, और डी जेड बाई डी एक्स जो होता है डिनोट करते हैं बेड स्लोप से। तो ये ध्यान रखना है कि एस नोट जो होगा वो बेड स्लोप होता है, और एस एफ जो होता है वो होता है स्लोप ऑफ टोटल एनर्जी लाइन, और डी वाई डी यहाँ पे जो होता है डी वाई बाई डी एक्स ये होता है वाटर सरफेस स्लोप होता है डिवाइडेड बाई 1 - एफ आर स्क्वायर। तो जहाँ पे एफ आर जो होता है, अगर यहाँ पे एस नोट का जगह कुछ और कर दे, एफ के जगह पे ये लिख दे वैल्यू और एफ आर की जगह पे ये वैल्यू, तो यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना है। ये पूरा हर टर्म इसका याद कर रखना, क्योंकि कभी भी ये टर्म अगर एक बार पूछ दिया तो सेकंड बार में इसका टर्म चेंज करके ये दे सकता है। तो ये हो जाएगा बेड स्लोप, और ये स्लोप ऑफ टोटल एनर्जी लाइन, और एफ आर इक्वल टू क्यू स्क्वायर टी डिवाइड बाई जी ए क्यू, वेयर टी इज द टॉप बिट ऑफ द चैनल होता है, ए उसका एरिया हो गया, जी तो जी हो गया, और क्यू उसका डिस्चार्ज हो गया। ठीक है, टी हो जाएगा इसका ऑप्शन डी जो था उसका आंसर जो था। ठीक है, डी जो हो गया उसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्या था, हाँ ऑप्शन डी में जो है एनर्जी ग्रेडियंट लाइन नॉट इक्वल्स टू हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन एंड नॉट इक्वल्स टू बॉटम ऑफ द चैनल, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, और कुछ है नेक्स्ट। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।